वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के 10th चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है और यह बिल्कुल सही भी है। चाहे प्रकाश किसी भी माध्यम में चल रहा हो, हवा में, पानी में या कांच में, हर माध्यम में प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। और आपने प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जब भी प्रकाश किसी एक अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। जैसे कि यहाँ यह प्रकाश की किरण हवा में प्रवाह कर रही है, लेकिन वो इस मिरर से, दर्पण से टकराकर इसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे प्रकाश के किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने की वजह से उसकी दिशा में परिवर्तन आ गया है। लेकिन अगर इसी अपारदर्शी वस्तु की जगह हम कोई पारदर्शी वस्तु रख दें, जैसे कि पानी या कांच, तो क्या प्रकाश वहां से भी टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमें कांच के आर पार सभी चीजें दिखाई देती हैं और इसी तरह हमें पानी में भी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। लेकिन क्या प्रकाश के संचरण की दिशा में कोई परिवर्तन आएगा या वह उसी दिशा में संचरण करता रहेगा जिस प्रकार वह हवा में कर रहा था? इसे जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। हमने एक ग्लास में पानी ले लिया है। अब हम इसमें एक पेंसिल को डालेंगे। आप देख सकते हैं कि पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है और पेंसिल का यह मुड़ना कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर हवा और पानी दोनों माध्यम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश की किरणें पेंसिल के ऊपरी भाग से यानी कि हवा से हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं और जो प्रकाश की किरणें पानी से होती हुई हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें यह मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह यदि हम एक नींबू ले लें और उसे भी पानी के अंदर कुछ इस तरह से डुबोएं कि आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा हिस्सा पानी से बाहर है, तो आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर वाला हिस्सा हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और अगर हम इसे पानी में छोड़ दें तो यह अपने नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। यह भी किस कारण है? क्योंकि इस केस में प्रकाश की किरणें पहले पानी, फिर कांच और फिर हवा से होती हुई हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं। अब हमने एक पेज के ऊपर एक तीर का निशान बना लिया है जो कि इस तरफ है। अब हम इसे पानी के अंदर से देखते हैं तो देखिए कि इस तीर की दिशा ही बदल गई है। जो तीर पानी से बाहर दाईं ओर है, वह पानी के अंदर हमें बाईं ओर दिखाई दे रहा है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। यह भी किस कारण हुआ है? क्योंकि इस केस में इस तीर से आने वाली प्रकाश की किरणें कांच, पानी और हवा से गुजरती हुई हम तक पहुंच रही हैं। हम एक कटोरी ले लेंगे और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा रख देंगे। अब इस कटोरी को हम अपनी आंखों से इतना दूर करेंगे कि हमें यह मार्बल दिखाई देना बंद हो जाए। अब हमें बिल्कुल भी यह मार्बल दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि हमें यह मार्बल दिखाई देने लग गया है। यह मार्बल हमें पूरा का पूरा दिखाई देने लग गया है। यह पत्थर का टुकड़ा इसमें तैर नहीं रहा है। इट इज़ स्टिल एट द बॉटम ऑफ दिस बॉल।
यह कटोरी के बिल्कुल तल पर है, लेकिन यही पत्थर का टुकड़ा जो हमें बिना पानी के दिखाई नहीं दे रहा था, वह हमें पानी के साथ दिखाई देने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें अब इस पानी से होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि पानी में डूबी हुई कोई वस्तु हमें उसकी एक्चुअल गहराई से थोड़ा ऊंचा दिखाई देती है। और यही वजह है कि हमें किसी पार्क में भी स्विमिंग पूल की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। अब हमने एक सीधी रेखा को कंसीडर किया है। जब हम इसे एक ग्लास स्लैब के थ्रू देखेंगे तो हमें यह मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों कॉर्नर्स पर आप देख सकते हैं कि यह सीधी लाइन हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, और जो लाइन इस ग्लास स्लैब से नीचे है वह उभरी हुई भी दिखाई दे रही है। अगर हम इसे दूसरी साइड से देखें तो यहाँ से भी यह मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह इस साइड से भी यह हमें मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई दे रही है, जहाँ से हवा और कांच के माध्यम एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ पर यह रेखा मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह इस साइड से भी ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें इस भाग से हम तक पहुंच रही हैं वे सीधा हवा से हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, लेकिन जो रेखा इस कांच की स्लैब्स के नीचे है वहाँ से प्रकाश की किरणें इस कांच से होती हुई हमारी आंखों तक पहुँच रही हैं। तो इस माध्यम में बदलाव के कारण प्रकाश की किरणों की संचरण की दिशा में परिवर्तन आ गया है। तो विभिन्न क्रियाकलापों से हमने देखा कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की संचरण की दिशा में परिवर्तन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसका मतलब है जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपना माध्यम बदलेगा, तब उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, जिसे कि हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यह पारदर्शी माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? यह हवा हो सकता है, पानी, कांच या किसी भी प्रकार का तेल। इन सभी माध्यमों से गुजरते हुए जब भी प्रकाश अपना माध्यम चेंज करेगा, बदलेगा, तब उसकी दिशा में परिवर्तन आएगा, यानी कि अपवर्तन होगा। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसका कारण देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण हम जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह तेल में कुछ और चाल होती है। तो इसी चाल में परिवर्तन के कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर प्रकाश की एक किरण कांच के ऊपर तिरछे रूप में आपतित हो रही है, तो इस बिंदु पर प्रकाश का माध्यम चेंज हो जाएगा। पहले वह हवा में थी और इस बिंदु के बाद वह उसे कांच में प्रवेश करना होगा, और कांच में प्रवेश करते ही उसकी चाल 3 × 10⁸ से 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इसी चाल में परिवर्तन के कारण यह बिल्कुल सीधा जाने की बजाय अपनी दिशा में परिवर्तन करेगी। तो इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है?
माध्यम बदलने से होने वाले प्रकाश की चाल में परिवर्तन। इसी चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश के संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। वह चाहे हवा से कांच में प्रवेश करे, हवा से पानी में प्रवेश करे या पानी से कांच में प्रवेश करे, जब भी उसका माध्यम बदलेगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से उसकी संचरण की दिशा बदल जाएगी। अब क्योंकि हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है, इसीलिए इन माध्यमों को दो भागों में बांटा गया है। एक है विरल माध्यम, दूसरा है सघन माध्यम। विरल माध्यम कौन से होंगे? जिन माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम मानेंगे, और जिन माध्यमों में प्रकाश की चाल कम होगी उन्हें सघन माध्यम कहेंगे। ध्यान दें कि यहाँ विरल और सघन माध्यम तुलनात्मक शब्द हैं, यानी कि हम यहाँ पे माध्यमों के बीच में तुलना कर रहे हैं। तो दो माध्यमों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। जैसे कि अगर हम हवा और पानी को कंपेयर करें, इनमें तुलना करें, तो हवा में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से अधिक है, तो हवा क्या हुई? पानी की तुलना में विरल माध्यम हुई, और पानी हवा की तुलना में सघन माध्यम है। इसी तरह यदि हम पानी और कांच की तुलना करें तो पानी में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल से अधिक है, तो पानी कांच के तुलना में विरल माध्यम है और कांच पानी की तुलना में सघन माध्यम है। तो देखिए, पानी हवा की तुलना में सघन माध्यम है लेकिन कांच की तुलना में विरल माध्यम है। तो इस प्रकार कोई भी माध्यम किसी दूसरे माध्यम की तुलना में विरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। एक और बात यहाँ आपने नोट करनी है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि हर माध्यम से अधिक है। तो इस प्रकार हवा किसी भी माध्यम की तुलना में हमेशा विरल माध्यम होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसका कारण क्या है, और प्रकाश की चाल के आधार पर हम माध्यमों को विरल और सघन माध्यम में किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आयताकार कांच की स्लैब में अपवर्तन।